जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान चौधरी। इस वक्त लाहौर में धुंध पड़ी है, लेकिन लाहौर का सियासी मौसम बहुत गर्म है और इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे देखे और सुने जाने वाले जर्नलिस्ट इमरान रियाज साहब के साथ मौजूद हैं। ऐसे मौके पर इनके साथ मौजूद होना मेरे ख़्याल से ये भी एक हमारे लिए जो नए जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बड़ी एक सीखने की बात है। सर अभी आपने धुंध में क्रिकेट भी खेली है अभी। क्रिकेट भी खेली है बिल्कुल। तो बल्कि हम क्रिकेट खेल के तो पसीना भी आ गया और बड़े अरसे बाद क्रिकेट खेली है। तो ये सर आज असम्बली में बड़ा जो है ना लाहौर में माहौल गर्म है, लेकिन आप यहाँ पे इजी बैठे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या ऑप्शन क्या है वैसे, क्या हो सकता है? वो जिन्होंने माहौल गर्म किया है वही ठंडा करेंगे। और उसमें क्योंकि हमारा तो काम है उसको रिपोर्ट करना, हक़ाइक़ को सामने लेकर आना, अपना एनालिसिस करना और जो ऑप्शन हैं उनको सामने रखना। जब भी कोई गैर कानूनी हो रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बात करना। जब भी कोई ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बात करना। कभी किसी को हमारी बातें पसंद आती हैं और कभी नहीं आती हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो इसमें सिंपली सबके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया वो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन मेरी दानिश में वो हमेशा एक पॉलिसी पे चलते हैं कि चीज़ों को आखिरी वक्त तक ले जाते हैं। जब चीज़ें आखिरी वक्त तक जाती हैं तो आखिरी आदमी तक जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो वही वाली पॉलिसी मुझे दोबारा लग रही है। उन्होंने जानबूझकर जुमे तक का वक्त दिया था ताकि ये सारे लोग एक्सपोज हों। नंबर एक तो ये एक्सपोज हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ 13 जमातें इमरान खान को चैलेंज कर रही थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करें और मैदान में आएँ, हम आपका मुकाबला इलेक्शन में करना चाहते हैं। ये सब कह रहे थे और बार बार कह रहे थे। तो इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज किया कि मैं जब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करूँगा तो ये भाग जाएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसने दिखाया कि जिस तरह तहरीक अदम एतमाद, फिर एतमाद का वोट, फिर बाकी चीज़ें हुई, इन सारी चीज़ों ने ये साबित किया कि ये लोग इलेक्शन से वाकई भाग रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं, कुछ पसे पर्दा लोग एक्सपोज होने वाले हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। आप बंद बांध सकते हैं आवाम के सामने, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब सबके पास अपने अपने ऑप्शन हैं, सारे अपने अपने ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि फ़ौज को बुलाने का सोच रही है हुकूमत, वो किस तरह बुला सकती है और क्या फ़ौज आएगी आवाम के सामने? पहले तो हमने देखा कि एक बार टैंक निकले हैं लाहौर में बाहर। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत का काम है, और वो टैंक नहीं थे, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, और टैंक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कैंट में निकाले थे। वो गैर ज़रूरी था, वो भी नहीं आने चाहिए थे मेरे ख्याल में। वो गैर ज़रूरी था, लोग अपने ही हैं, अपने ही इदारे हैं, तो ऐसे तो ये गैर ज़रूरी, मुझे ऐसा लगा गैर ज़रूरी है। अब उसमें इस वक्त जो फ़ौज बुलाने का इख्तियार है वो सूबाई हुकूमत के पास है। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत किसी सूबे में फ़ौज को नहीं भिजवा सकती जब तक कि बैरूनी ख़तरा इस तरह का मौजूद ना हो कि बाहर से कोई हमलावर आ गए हैं या उस सूबे के ऊपर किसी और ने बाहर से हमला कर दिया। ऐसा तो कुछ है नहीं, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता इस वजह से। तो ये सिर्फ धमकियाँ और कुछ भी नहीं है। फ़ौज को अगर बुलाना पड़ेगा तो वो सूबाई हुकूमत लिखेगी और आइन के मुताबिक फिर वो फ़ौज को बुलाएगी और फ़ौज अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करेगी उस वक्त। सर DGISPR का एक बयान आया कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसको सर, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका सर कुचल देंगे। फिर आपने ट्वीट किया कि जो पाकिस्तान के, ये वो मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में लिया मुझे गया? पढ़ने में बड़ा अजीब लगा, तो मैंने कहा पाकिस्तान लिखना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने फिर पाकिस्तान लिख दिया। हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल से तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में किया था, लेकिन लोग उसको पॉलिटिक्स के उसमें नहीं, मैंने तो उसको सिर्फ एक जगह लिखा हुआ पढ़ा ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैंने जैसे ही उसको देखा तो मुझे लगा यहाँ लफ्ज़ पाकिस्तान की कमी है, तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया। सर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी गंदी तस्वीरें और इस तरह की पॉलिटिक्स की गई, लेकिन वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनी। फिर उसको एक ही रास्ता रह गया कि उसको ख़त्म किया जाए, उसको जान से मारा गया। तो खान साहब के ख़िलाफ़ भी सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑडियोज़ भी आ चुके हैं। हरबे इस्तेमाल करने वाले वही पुराने लोग हैं। देखिए, वही पुरानी ताकतें हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है और वही पुराने हरबे हैं, और उनके मोहरे भी वही हैं, और जो उनके मोहरे हैं वो वही लोग हैं और उसी तरह के लोग हैं। यानी यही नवाज शरीफ साहब भी पहले मोहरा बन के काम कर रहे थे, आज नवाज शरीफ साहब के बच्चे और उनके भाई मोहरा बन के काम कर रहे हैं। मियाँ साहब बदस्तूर एक बड़ा अच्छा मोहरा है, वो भी काम कर रहे हैं। काम भी गंदा है, करवाने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं।
कल टारगेट कोई और हो रहा था, आज टारगेट कोई और हो रहा है। मेरे ख्याल में असली ऑडियोज़ हैं, जाली ऑडियोज़ हैं। कौम को शायद इससे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कौम को फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मुल्क को लूटा किसने है। कौम को फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, करप्शन किसने की है, किक बैक्स किसने लिए हैं, किसने अपनी फैमिली को नवाजा है। अगर किसी आदमी की निजी ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे कि आपको आज़म सवाती और उनकी एहलिया की वीडियो मिल गई, किसी ने उस वीडियो को फ़ायदा उठाया और उनकी बेटी को भेज दिया ब्लैकमेल करने के लिए, तो ये इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? या उनकी जो वीडियो बनी उससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? अगर कोई आदमी अपनी निजी ज़िंदगी में या अपने दीनी मामले के अंदर दुरुस्त है या गलत है, तो इसका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास छोड़िए। वो जानता है कि कौन क्या है। अपने गिरबान में अगर हम लोग झांकें तो हम सबके अंदर कमियां कोताहियां मौजूद होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये ऑडियोज़ बहुत सारी तो ऐसी हैं जो देखती ही पता चल जाता है जाली हैं, बहुत सारी ऐसी हैं बहुत हकीकत के करीब भी लगती हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ आई, बड़ी अजीब गंदी गंदी वीडियोज़ आई। कुछ ऐसी हैं जो पब्लिक में गई और कुछ ऐसी हैं जो मैंने अपने मोबाइल से डिलीट की जब मुझे लोगों ने दी कि आप इन पे प्रोग्राम करें। मैंने आज तक किसी एक शख्सियत की निजी ज़िंदगी के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। थोड़ा अर्सा पहले एक शख्स ने मुझे राब्ता किया और उसने एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में दावा किया कि उसके पास उनकी वीडियोज़ हैं और वो मुझे देना चाहता है। तो मैंने उसे कहा इसको डिलीट कर दें, आप उसका पर्दा रखें, अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो करप्शन कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मेरे मुल्क को लूट रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो वो मुझे आप दें। मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं चलाऊं। लेकिन अगर निजी नौयत की है, उसकी अपनी ज़िंदगी की है, तो वो आप फिर मुझे ना दें। मैंने कभी भी, यानी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सियासी मुखालफत हो सकती है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से मुख्तलिफ हो सकता है। उनकी ऑडियो वीडियोज़ के ऊपर मैंने कभी किसी किस्म का एक लफ्ज़ नहीं बोला। हाँ, जहाँ पे उनकी ऑडियो वीडियो पॉलिसी बना रही थी, साजिश कर रही थी, करप्शन कर रही थी, वहाँ मैंने रुला डाला, आइंदा भी डालूंगा। तो ये किसी की भी, चाहे इमरान खान की है या किसी की भी है, निजी ज़िंदगी का उसकी सियासत से या मुल्क को लूटने से या मुल्क को चलाने से ताल्लुक़, मेरे ख्याल में कौम को ये समझ जाना चाहिए कि वो उसकी निजी ज़िंदगी, अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो अगर ठीक भी हैं वीडियोज़ या ऑडियोज़, तो फिर भी ये उसका माजी और उसकी निजी ज़िंदगी हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि वो आदमी आपके मुल्क को लूट रहा है या नहीं लूट रहा। अगर उसके दौर में आपका मुल्क 2 साल तक 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, या उसके दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जो आपको लगता है कि अब नहीं हो रहे, तो आप उसको वहाँ पे रख के तोलेंगे, ना कि आप ये देखेंगे कि इस आदमी का माजी में कोई ऑडियो निकल आई या कोई वीडियो निकल आई है, उसकी निजी ज़िंदगी के अंदर घुसेंगे या उसकी शादी कामयाब हो रही है नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ये बहुत घटिया और छोटी चीज़ें, और बोने लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। जब कुछ भी ना मिले और कुछ ना कर सकें तो फिर इस तरफ आते हैं। ये पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे, ना पहले कभी फ़र्क पड़ा है तो ना अब पड़ेगा। सर, आज़म स्वाति की आपने बात की, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त आज मुस्तरद हो गई है। हम ये सोच रहे थे कि शायद नई जो कमांड आई है उसके बाद इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी। आप क्या समझते नए हैं? जज साहब आए हैं, देखें जो जज साहब जिन्होंने फैसला नए तहरीर चीफ साहब किया भी, हुआ था, नए चीफ साहब भी, और नए उन्होंने फैसला तहरीर किया हुआ था और उनको फैसला सुनाना था, और फैसला सुनाने से पहले वो वहाँ से चले गए, जज साहब को हटा दिया गया। नए जज साहब आए, फिर ताख़ीर होती रही और अब फैसला आया कि उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। जजेस ने किसी कानून का सहारा लिया होगा, लेकिन बात यह है कि 75 साल के सेनेटर के खिलाफ कानून इस तरह अमल कर रहा है, और हमारे सामने यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग फिर रहे हैं जिन्होंने कानून की और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। यानी इस मुल्क की कोई अदालत ये पूछेगी कि उसको नंगा किसने किया था? उसके ट्वीट पे पूरा कानून हरकत में आ रहा है, उसको नंगा करने पे कानून क्यों हरकत में नहीं आ रहा? उसका एक जुमला बोलने के ऊपर कानून सख्तियाँ कर रहा है, लेकिन वही कानून उसकी बेटी को, उसकी और उसकी बीवी की वीडियो बनाने पर खामोश है। उसका भी तो गिला है ना, उसका भी शिकवा है। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज़म सवाती के मामले में वही अदालत उसी दिन ये कहती है कि सिंध और बलूचिस्तान का मामला है तो वो उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, और वफाकी बुज़रा के मामले में वही अदालत उसी दिन ऑर्डर देती है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्डर देते हुए कहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। लोग साहब अंधे नहीं हैं और लोग बेवकूफ़ भी नहीं हैं। मैं इतना ही कहूँगा इससे। अब बैना तौर पे मुझे ये पता चला है कि हुसैन हक्कानी से जो मुलाकात हुई थी
यूएई में वो जनरल बाजवा अकेले नहीं थे, जनरल फैज़ भी थे। तो आपको पता है इमरान खान साहब को ऐसी बात करे तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलता। सर परवेज़ इलाही ने बयान दिया कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को फ़ायदा दिया, मोहसिन है, जबकि फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान को नुकसान दिया। अब दोनों शख्सियात रिटायर हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि फैज़ हमीद और बाजवा साहब एक ही पेज पर थे? देखिए, मुझे रात को एक स्टोरी पता चली है और मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ। मुबैना तौर पे मुझे ये पता चला है कि हुसैन हक्कानी से जो मुलाकात हुई थी यूएई में, वो जनरल बाजवा अकेले नहीं थे, जनरल फैज़ भी थे और इमरान खान साहब इन चीज़ों से लाइलम रहे थे। अच्छा। और तो फैज़ साहब उस वक्त DGISI थे। हाँ, उसके बाद फिर वो उस ओहदे से हट गए थे। ये गालिबन सितंबर में मुझे पता चला कि ये मुलाकात हुई थी मुबैना तौर पे, अभी मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन जिसने मुझे बताया उसने कहा कि उसका सोर्स बहुत पक्का है। लेकिन ये तो ज़रूर हुआ है कि एक डील हुई है जिसकी पेमेंट इमरान खान के जाने के बाद भी होती रही है अमेरिकन लॉबिंग फर्म के साथ। वही जो ट्वीट भी आजकल गर्दिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, वकास के। जी जी। उसने बड़ी डिटेल के अंदर उसके ऊपर लिखा है। मेरी वकास से भी बात हुई है, मेरी दुरानी साहब से भी बात हुई है जिनके सिग्नेचर थे। उन्होंने मेरी सारी बात बताई कि सिग्नेचर हुए कैसे हैं। इसकी अगर एक इंक्वायरी हो जाए ना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी जगह पे, और सारा पता करवाया जाए कि ये सिग्नेचर किसने करवाए, कैसे करवाए, किस तरह उस फर्म को हायर किया गया, और कंसल्टेंसी जो है वो हुसैन हक्कानी के पास थी, फिर वो कंसल्टेंसी में क्या करते रहे, किस तरीके से लॉबिंग की गई और लॉबिंग का नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ, इसकी अगर एक इंक्वायरी करवाई जाए तो पब्लिक मनी को इस्तेमाल किया गया है मुबैना तौर पे किसी के ज़ाती फ़ायदे और किसी को नुकसान पहुंचाने के नुकसान तो लिए। सर खान साहब को हुआ है, नुकसान क्योंकि इमरान खान का हुआ वो एक्चुअली। कहते हैं कि इमरान खान साहब से ही गलती हुई। अमेरिकन जब आया था ना, बल्कि उस वक्त हमें तो हम कह रहे थे इमरान खान बहुत बहादुर है, उसने बड़ा काम किया है, लेकिन इमरान खान से गलती ये हुई कि अमेरिकन CIA चीफ जब आया था तो उसने इमरान खान से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान को कहा गया कि आप तो वज़ीर आज़म हैं तो इनके सदर को आपसे मिलना चाहिए। तो आपको पता है इमरान खान साहब को ऐसी बात करे तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलता, अपने जो है वो हम मनसब से मिलने आप। तो वहाँ वो बात इमरान खान साहब को पता नहीं चली। अगर अमेरिकन CIA चीफ इमरान खान से वो मुलाकात कर लेते तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें जो बाद में डोनाल्ड लू के दिमाग में बिठाई गई वो इमरान खान को पहले पता चल जाती और वो वहीं पे क्लियर करते कि भाई ये इस तरह नहीं है, हमारी मुल्की पॉलिसी है, मैं अकेला नहीं कर रहा। तो बड़ी हद तक क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन वो क्योंकि इमरान खान साहब मिले नहीं और एक गैप था, उस गैप का फ़ायदा उठाया गया और इस तरह की लॉबिंग की गई कि इमरान खान अमेरिका के अगेंस्ट और रशियन कैंप में जा रहा है और बाकी पूरा मुल्क ये नहीं चाहता। और फिर बाद में सर अहमद मीर साहब और बाकी सहाफ़ियों ने ये जो फर्म हायर करने की खबर थी, ये ऐसे शो कराया जैसे ये इमरान खान ने हायर की और कौमी, और उसके बाद मतलब अमेरिका ने जब इंटरफेरेंस कर दी, इमरान खान को हटा दिया, तो उसके बाद शायद ये हायर की, हालांकि ये जब वो हुकूमत में थे उस वक्त हायर की गई। इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त ये हायर हुई थी और इसकी वजह ये बताई गई थी, इमरान खान को तो अव्वल पता ही नहीं था कि ये हायर हुई है और कोई पेमेंट की गई है। उस वक्त सारे एक पेज पर हुआ करते थे और माहौल बना हुआ था फॉल ऑफ अफ़गानिस्तान वाला, काबुल वाला फॉल ऑफ काबुल हो रहा था। तो उसमें यह कहा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को रिवाइव होना चाहिए। तो उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब से रब्ता किया गया और रब्ता करने वाला आदमी जो है वो जान पहचान वाला था और उन्होंने साइन कर दिया कि सब एक पेज पे चल रहा है काम, तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन बाद में जब हुसैन हक्कानी बीच में आया और बकौल शीरी मज़ारी साहिबा के एक मीटिंग के अंदर जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी का नाम लिया जिस पे सबने मुखालफत की थी कि इस तरह के लोगों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए, लेकिन वो सब ने मुखालफत कर दी। अगर वहाँ मुखालफत ना करते तो आज रिकॉर्ड के ऊपर ये बात होती कि इमरान खान को तो पता था कि हुसैन हक्कानी हमारे लिए काम कर रहा है और उस मीटिंग में ये आया था, लेकिन अच्छा ये हुआ कि सब ने मुखालफत कर दी थी। सर आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रख दी है भारत के ख़िलाफ़। उन्होंने वही जो आपने एक ट्वीट की थी कि भारत के बारे में मंजन बेचा जाएगा, तो वो आप कह रहे हैं कि मेरे सर की कीमत 2, वो उधर ना इलेक्शन हो रहा है इंडिया में और उनको थोड़ा सा बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स थे, तो उनको अच्छा ऑक्सीजन मिल गया बिलावल के स्टेटमेंट से। और दूसरा, बिलावल को भी पाकिस्तान में थोड़ी पजीराई मिली है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं कहा गुजरात का बुचड़, ये लिखा हुआ है अखबारात में, किताबों में, हर जगह पे। बिलावल ने एक जुमला बोला है और उससे बीजेपी को इंडिया में फ़ायदा हुआ और बिलावल को पाकिस्तान में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जाली टार्जन बनेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। जाली टार्जन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ रशिया को ये कह रहा है कि हम तो उसके साथ कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, हम तो उससे कुछ खरीदना ही नहीं चाहते, हम उसके साथ तजारत ही नहीं करना चाहते। ये बिलावल का स्टेटमेंट है। अगर वो इतना दलेर है तो अमेरिका को खड़ा होकर कहे ना कि हम करना चाहते हैं तजारत, हमारे वो मफाद में है, जिसने जो करना कर लो।
इसका मतलब है इंडियन ज़्यादा बहादुर हैं बिलावल से, क्योंकि इंडियन ने तो साफ कहा अमेरिकन को कि भाई हम तो करना चाहते हैं तजारत, आप हमें नहीं रोक सकते, हमारे लोगों का इसमें फ़ायदा है, हम उनसे सस्ता तेल लेंगे। लेकिन बिलावल की गिगी बंद हो गई, वहाँ पे ये बोले नहीं। अब अपने आप को बैलेंस करने के लिए इंडियंस के साथ तय करके इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ से उन्होंने अपना एक बंदा खड़ा किया, इसके सर पे इनाम रख दो। देखिए 2 करोड़ का इनाम भाईजान, 2 करोड़ का एमपीए नहीं मिलता पाकिस्तान में। एक एमपीए जब खरीदने जाते हैं 25-30 करोड़ रुपया लग जाता है, जरदारी और से बेहतर जानते हैं। और आजकल तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है एमपीए का मार्केट में। तो 2 करोड़ का तो जो है वो एमपीए नहीं मिलता, और ये 2 करोड़ का चेयरमैन दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता ये। अब इस तरह की गेमों के अंदर इस तरह का मंजन ये कौम अब और नहीं खरीदेगी। अगर करना ही है तो वज़ीर ख़ारजा है ना पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर तय करे और कश्मीर को आज़ादी दिलाएं, करें फिर काम। ऐसे नहीं होगा कि आप दुनिया की सैरें करते रहें, बीच में आप एक जुमला बोलें और फिर आप पेड किस्म के कंटेंट के ज़रिए से अपनी मशहूरी कराएं, तो ऐसा नहीं होगा, लोग अब नहीं मानेंगे। जी बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दुबई विज़िट के हवाले से थी कि पीटीआई को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैज़ हमीद साहब को आइडियलाइज़ करते हैं, तो पीटीआई को क्लियर करना चाहिए कि वो किस साइड पर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वीडियो में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बलूचिस्तान के अमन कमेटी के साथियों का। हमें एहसन साहब मिले थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने जब बलूचिस्तान के हालात बताए तो हमने उनसे कहा कि मिलकर काम करते हैं। हमने लोगों से अपील की, फ़ंड्स इकट्ठे किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफ़ीक दी, हमने ख़ुद भी कोशिश की और दोस्तों को भी साथ में लाया। और जो अमन कमेटी के दोस्त हैं उन्होंने जिस तरीके से सर्वेज़ मुकम्मल किए, जिस तरीके से पूरे बलूचिस्तान में फैल कर उन्होंने काम किया, जिस तरीके से वो हर जगह पहुँचे कम वसाइल के बावजूद, और जिस तरह उन्होंने बेवाओं को, यतीमों को, माज़ूरों को, बुज़ुर्गों को और ऐसे लोग जो बहुत ही लावारिस या जिनके पास बहुत कम पैसे हैं या बहुत गरीब हैं, जो अपने घर दोबारा नहीं बना सकते, उनको शॉर्ट लिस्ट किया, उनकी लिस्टें बनाई, उनके अदाद शुमार इकट्ठे किए और फिर उन सब के घर बनाए। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के काम में बरकत डाले, इसी तरह डटे रहिए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस तरह की आफात से महफूज रखे। हम लोगों ने मिलकर काम किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम ऐसे ही मिलकर काम करते रहेंगे। डटे रहिए, हिम्मत कीजिए अपने लिए, अपने लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।